नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन कहानियों की श्रृंखला में युवा एवं प्रतिष्ठित लेखिका सविता मिश्रा अक्षजा की लिखी हुई कहानी मन का डर। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उमेश रोज प्रिया से निधि की बड़ाई करता और हर बार की तरह उसकी आंखों में ईर्ष्या देखने की कोशिश करता था। पर अफसोस कि उसे प्रिया की आंखों में कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था, जैसे उमेश की पिछली जिंदगी कोई मायने ही न रखती हो उसके लिए। उमेश जिस लड़की के बारे में बता बता कर उसे उद्वेलित करने की चेष्टा करता, वो पलटकर उसका नाम तक नहीं पूछती थी कभी। उसने सुन रखा था कि स्त्रियां बहुत ईर्ष्यालु होती हैं, शायद गलत सुना था। कभी कभार तो वो उमेश की बातों पर खिलखिला पड़ती थी और फिर तुनक कर कहती, उसी से शादी करके उसे अपने घर ले आते, तब आटे दाल का भाव पता चल जाता तुम्हें। हर पल हर जगह नाम लेते ही उपस्थित हो जाती थी प्रिया। माँ तो उमेश की हंसी उड़ाते हुए कहती कि उमेश, प्रिया पत्नी नहीं, ये तो तेरी परछाई है, परछाई। कितनी सुघड़ और संस्कारी बहू है मेरी। माँ की ओर देखकर पत्नी का मुस्कुराना चुभ जाता था उमेश को। उसे लगता था जैसे प्रिया जता रही हो कि ये माँ मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करती हैं। दिन ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हुए बीत रहे थे, एक दूजे के गुण अवगुणों के साथ। उमेश सोचता था कि जो बीत गया सो बीत गया। 10 साल का समय बहुत होता है घाव भरने के लिए। पिछली जिंदगी की सूखी पौध उसके जीवन में अब पुनः हरी भरी होकर नहीं लौट सकती। ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन शांत नदी की तरह बीत जाएगा। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहें तो तूफान क्या, थोड़ी हलचल भी नहीं ला सकते हैं। अपने खुशमय संसार के बारे में सोच सोच कर उमेश हमेशा गदगद होता रहता था। ऑफिस से लौटते वक्त उमेश ने फिल्म की 2 टिकट ले ली थी। सोचा प्रिया को बहुत दिन हो गए कोई भी फिल्म नहीं दिखाई, टिकट देखते वो खुश हो जाएगी। घर पहुंचकर उसने गुनगुनाते हुए डोरबेल बजाई। ट्रिंग ड्रॉन्ग। दरवाज़ा खुला तो सामने सोफे पर निधि को बैठा पाया। इन 10 सालों में वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी। वही छरहरा बदन, वही बालों की स्टाइल। समय की काली छाया भी उसके गोरे मुखड़े को प्रभावित नहीं कर सकी थी। देखते ही वो उसको पहचान गया। उसके साथ बीता समय जैसे आंखों के सामने से एक क्षण मात्र में ही गुजर गया। एक अजीब सा डर उसके मन में घर कर गया। ऐसा लगा मानो पैरों के नीचे से सहसा किसी ने हरी भरी जमीन ही खींच ली हो। निधि के साथ बैठी प्रिया उमेश को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे लगा वो मुस्कुरा नहीं रही है, बल्कि कह रही हो, अच्छा बच्चू, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, बड़े बड़े गुल खिलाए हैं तुमने तो। उन चंद पलों में वो खुद को एक ऐसा चोर महसूस कर रहा था जिसकी दाढ़ी में तिनके ही तिनके हों। मन ही मन उसने सोचा कि अब तक तो मैं अपनी पत्नी की अच्छाई का फ़ायदा उठाते हुए हंस हंस कर उसे निधि के बारे में थोड़े सच बता रहा था, तो बहुत कुछ छुपा रहा था। परंतु अब तो उसकी पोल पूरी तरह खुल जाएगी। उस समय उसे निधि किसी खतरनाक आतंकवादी सी लग रही थी, जो कभी भी घातक हमला करके उसकी खुशियां लूट सकती थी। पुरानी प्रेम कहानी कहीं हवा हो गई थी। उमेश के ख्यालों में डरावने ख्वाबों ने डेरा डालना शुरू किया ही था कि प्रिया ने आवाज़ देकर कहा, अरे आओ ना, आकर बैठो भी। आज ऑफिस से आने पर थकान नहीं हो रही है क्या? खड़े खड़े ही मिलोगे निधि से। रिमोट चालित यंत्र की भांति उमेश आकर सोफे पर धम्म से बैठ गया। प्रिया निधि से बोली, निधि, ये मेरे पति उमेश हैं, और उमेश ये निधि है, हमारी नई पड़ोसन। 2 घर छोड़कर तीसरा जो खाली फ्लैट पड़ा था ना, उसमें रहने आई है। उमेश के मन का चोर उसे अपनी पत्नी से आंखें चुराने पर मजबूर कर रहा था। उमेश के मन में डर बैठा हुआ था कि कहीं निधि ने बता तो नहीं दिया प्रिया को सब कुछ। ऐसा हुआ होगा तो प्रिया बाद में मेरी खूब खबर लेगी। निधि जल्दी ही चली गई। उसके जाने के बाद उमेश थोड़ा सामान्य हो पाया। प्रिया ने अगले 10-15 मिनट तक कुछ नहीं कहा। प्रतिदिन की भांति ही अपने काम निपटाती रही। सोते समय पलंग के साइड टेबल पर रखी फिल्म की टिकट देखकर बोली, अरे, मेरी पसंदीदा फिल्म की टिकट लाए और बताया भी नहीं। फालतू में 400 रुपये बर्बाद हो गए। तुम भी ना बहुत लापरवाह हो। कहकर उमेश की बाहों में लिपट उसने 2-3 मुक्के उसके चौड़े सीने पर जमाते हुए उल्हाना सा दिया था। परंतु उमेश अभी भी गहरे सदमे में था। वो ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसे अपनी बाहों में कोई शरारती बच्चा झूलता सा महसूस हो रहा था, जो कभी भी काट सकता था। थोड़ी देर सांस रोके वो उस घड़ी का इंतज़ार करने लगा।
लेकिन ऐसी कोई हरकत ना देख डरते हुए उसने प्रिया पर नज़र दौड़ाई तो वो सुकून से उसकी बाहों के आगोश में सो चुकी थी। प्रिया जब जब पूछती, तुम्हें क्या हुआ है, आजकल बुझे बुझे से रहते हो, उमेश ऑफिस की टेंशन का बहाना बनाकर टाल जाता था। कुछ एक हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। हर दिन उमेश डरा डरा सा रहने लगा था। जब जब वो निधि को प्रिया के साथ देखता, अपराध बोध के कारण सहम जाता। एक दिन दरवाजे पर ही निधि से उसका सामना हो गया। निधि उसकी ओर देख मुस्कुरा कर निकल गई। उसे निधि का मुस्कुराना ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो, बच्चू आज भी बच गए हलाल होने से, पर कब तक बचते रहोगे? बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी? या फिर उमेश के मन का चोर था जो उसे चैन से रहने ही नहीं दे रहा था? महीनों बाद जब उमेश अपनी चिर परिचित स्मित के साथ घर में प्रवेश किया तो उसके चेहरे पर रौनक देख प्रति उत्तर में प्रिया भी मुस्कुराती हुई पूछ बैठी, क्या बात है जनाब, आज तो दमक रहे हो? उमेश खुश होते हुए बोला, जानती हो मेरा ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ से बहुत दूर बेंगलुरु के लिए। 2 दिन के अंदर ही वहाँ जाकर ज्वाइन करना है। ट्रांसफ़र की बात सुनकर प्रिया के चेहरे की खुशी काफूर हो गई। उसे ऐसा लगा मानो तूफान आ गया हो। उसकी बसी बसाई गृहस्थी तहस नहस होती हुई महसूस हुई। उसने जैसे अपने आप से ही पूछा, 2 दिन में? 2 दिन में कैसे हो पाएगा सब? यहाँ जमी जमाई गृहस्थी, मिंटी का स्कूल, माँ जी के डॉक्टर और तो और निधि जैसी सहेली और अच्छी पड़ोसन। पड़ोसन शब्द सुन उमेश ने मन ही मन सोचा, वही तो मूल कारण है इस ट्रांसफ़र का। हमारी गृहस्थी में भूचाल भले आए पर हमारे संबंधों में भूचाल ना आने पाए। इसीलिए ये ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, मेरे सुखी संसार के लिए। निधि को लेकर मजाक करना अपनी जगह था, पर उसको सामने पाकर हर बार लगता था कि मेरे चेहरे का मुखौटा अब उतरा कि तब उतरा। सोच से बाहर आकर उमेश प्रिया से बोला, अरे डार्लिंग तुम चिंता क्यों करती हो, सब कुछ अरेंज कर दूंगा, तुम्हें ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। वहाँ तो स्कूल डॉक्टर सब यहाँ से ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। निधि को जब पता चला तो प्रिया से मिलने आई, परंतु घर में उसे मिल गया अकेला उमेश। दोनों ही एक दूसरे को एक टक थोड़ी देर देखते रहे। दोनों के ही ख्यालों में पुराने मीठे दिनों की रिमझिम फुहार सी महसूस हुई। निधि ने चाहा कि 10 सालों की चौड़ी दरार उमेश से लिपट कर भर ले, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये प्रिया के साथ विश्वासघात होगा। जल्दी निधि सहज होती हुई बोली, उमेश मैं तुमसे जब से दोबारा मिली हूँ देख रही हूँ तुम मुझसे कटे कटे से रहते हो। क्या मुझे देखकर तुम्हें पुराने हसीन लम्हे जरा भी याद नहीं आते? तुम्हारी आंखों में मैंने हमेशा डर ही देखा है, जबकि मैं प्यार देखना चाहती हूँ अपने लिए। मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलकर बहुत खुश होगे, पर नहीं, मैं गलत थी। सुनकर उमेश खामोश रहा। निधि ने आगे कहा, मुझे पता चला तुम अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हो। तुम्हारी पत्नी बता रही थी कि तुम हमेशा उसे हंसाते रहते हो, पर मैंने महसूस किया है कि मुझे देखकर तुम्हारी हंसी विलुप्त सी हो गई है। मैं समझ सकती हूँ, तुम डर रहे होगे कहीं मैं तुम्हारा राज फाश ना कर दूँ। उमेश मंत्र मुग्ध सा सुनता रहा। वो न रो सकता था, न अपनी सफाई में कुछ कह सकता था। निधि की बातों को बस सिर झुकाए बड़े गौर से सुन रहा था। उमेश की तरफ देखती हुई निधि फिर बोली, तुम मुझे समझे ही नहीं उमेश। यदि सब कुछ कहना होता तो कब का कह देती। जब मैंने तुम्हें पहले ड्राइंग रूम में देखा था उसी दिन बता देती कि तुम ही मेरे पति हो, जिसने मंदिर में मुझसे शादी की थी। तुमने ही मुझे छला है। मैं तुम्हारे परिवार और खासकर प्रिया के व्यवहार के कारण चुप रह गई। सोचा जैसे 10 साल मैंने तुम बिन अकेले बिता दिए वैसे बाकी भी बिता दूंगी। तुम्हारी हंसती खेलती गृहस्थी में आग नहीं लगाऊंगी। सच पूछो तो पहले दिन तुम्हें अपने सामने देखकर बहुत क्रोध आया था, क्योंकि तुम बिना बताए मुझे मझधार में छोड़ आए थे। सोचा उसका बदला ले लूं। उमेश ने भयभीत नज़रों से निधि की ओर देखा। होंठ बुदबुदाए लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वो फिर सिर झुकाकर बैठ गया। निधि ने कहा, परंतु बातों बातों में माँ जी से पता चला कि तुम्हारी मजबूरी थी प्रिया से शादी करना। तुमने अपने माता पिता के सम्मान के लिए हमारे प्यार को भुला दिया था। माँ के कहने पर तुमने उनकी दूर की गरीब रिश्तेदार की बेटी से शादी कर ली। माँ जी और प्रिया के अपनेपन के कारण मैं अपना बदला भूल चुकी थी। तुम्हारी मजबूरी समझ में आ गई थी मुझे। बस एक ही शिकायत है कि कम से कम तुम एक खत ही डाल देते मेरे नाम का। आंसू कोर तक आकर जज्ब हो गए थे। अपने दुपट्टे से उसने आंखों की नमी को सुखा लिया। अपने को संयत करते हुए भावपूर्ण शब्दों में निधि पुनः बोली,
उमेश, जहाँ कहीं रहो खुश रहो। अच्छा हुआ तुमने जानबूझकर ट्रांसफ़र ले लिया। हो सकता था मेरे सब्र का बांध एक ना एक दिन टूट जाता और शायद तुम्हारी गृहस्थी बह जाती। ये कहते कहते निधि की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहते हुए भी उमेश से अपने आंसुओं को छुपा नहीं सकी। उमेश का मन ग्लानि से भर उठा। अपनी हैंकी निधि की ओर बढ़ाकर वो मरियल सी आवाज़ में बोला, कितना गलत था मैं औरतों के बारे में। सच है, औरतों को समझ पाना मर्दों की बस की बात नहीं। समुद्र से ज़्यादा गहरी होती हो तुम औरतें। तभी बाहर से प्रिया आ गई। माँ को सोफे पर बिठाकर निधि के गले लगकर बोली, तुम कब आई? मैं ज़रा डॉक्टर के पास चली गई थी माँ को दिखाने। सॉरी यार, तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है, पर मैं फ़ोन करती रहूँगी और जब भी दिल्ली आऊँगी अब तुमसे ज़रूर मिलूँगी। पक्का? क्यों उमेश? उमेश ने भी मुस्कुराकर हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल पक्का। उसके मन का डर बादल हो हवा संग कहीं दूर बह गया था। वो कभी जिस निधि को प्यार करता था अब उसका सम्मान करने लगा था। उसके दिल में औरतों के प्रति इज्जत बढ़ गई थी। एक तरफ माँ जो कि उसकी नज़रों में सबसे अच्छी और प्यारी माँ थी, दूसरी तरफ एक प्यारी पत्नी जिसे पत्नी नहीं अर्धांगिनी कहना अधिक सटीक बैठता है, जो उसकी हर सही गलत बात को हंसी में उड़ाकर हमेशा खिलखिलाती रहती थी। और एक प्रेमिका जो उसकी नज़र में उसकी पत्नी ही थी, भले समाज की नज़रों में ना हो, जिसकी अच्छाई अब वो ता जिंदगी भूल ही नहीं सकता था। और हाँ, एक नन्ही बेटी जो उसे दुनिया का सबसे अच्छा पिता बताते हुए अपनी सहेलियों से लड़ पड़ती थी। आज उमेश खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था। अभी आप सुन रहे थे एक छोटी सी खूबसूरत कहानी, मन का डर। लिखा था सविता मिश्रा अक्षजा जी ने। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ऐसी ही खूबसूरत, सार्थक और प्यारी सी कहानियाँ सुनने के लिए। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।